गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 12 गद्य सामान्य हिंदी में प्रोफेसर डी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित निबंध भाषा और आधुनिकता के बारे में आपको पढ़ाऊंगी। भाषा और आधुनिकता प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी अपने इस निबंध में यह बताया है कि भाषा को सजीव और गतिशील बनाए रखने के लिए, सजीव और निर्जीव में तो आप अंतर समझते होंगे बच्चों। निर्जीव माने मरा हुआ और सजीव माने जीवित, माने जो चलता रहता है। तो उन्होंने बताया कि भाषा को सजीव और गतिशील बनाए रखने के लिए उसका नित्य नवीन होना आवश्यक है। ये अभी हम आपको पाठ परिचय के बारे में बता रहे हैं कि पूरे पाठ में क्या है। तो लेखक ने कहा है कि हमारी संस्कृति निरंतर विकासशील है, माने लगातार चलने वाली है, और उसे वाणी देने के लिए भाषा में नए नए शब्दों का आविष्कार आवश्यक है। क्योंकि लेखक का कहने का तात्पर्य है कि हमारी जो संस्कृति है वह लगातार चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। तो उसमें जो हमारी भाषा है, हमको चाहिए कि हम उसमें नए नए शब्दों का प्रयोग करते रहें, नए शब्दों का आविष्कार करते रहें। इसी प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में भी नित्य नए अनुसंधान हो रहे हैं, अर्थात खोज हो रहे हैं, और नई परिकल्पनाएं प्रकाश में आ रही हैं, जो हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ देखते हैं, सुनते हैं कि आज इस चीज़ का खोज हुआ, आज इस चीज़ का खोज हुआ, इसके बारे में शोध किया जा रहा है। तो इस प्रकार बच्चों लेखक कह रहा है कि इन सब की पूर्ति के लिए या इन सब की पूर्ति करने के लिए नई तकनीकी शब्दावली की आवश्यकता है, माने नए नए शब्दों की हमें आवश्यकता है। लेखक के कहने का आशय यह है कि भाषा परिवर्तनशील होती है, अर्थात भाषा परिवर्तित होती रहती है, भाषा बदलती रहती है। उसमें नए शब्दों, रीतियों, मुहावरों का समावेश होता रहता है, और भाषा को अपनी नित्य नव्यता माने नव्यता माने नवीनता, नयापन की प्रवृत्ति बनाए रखनी होगी, तभी व्यक्ति और समाज का सर्वांगीण विकास संभव है। लेखक कह रहा है कि यदि हम अपनी भाषा में परिवर्तन लाएंगे, नित्य नूतनता लाएंगे, नवीनता लाएंगे, तभी हमारा और विकास और समाज का, अर्थात व्यक्ति और समाज की प्रगति संभव है। अब देखिए लेखक ने भाषा और आधुनिकता निबंध में अपने शब्दों के माध्यम से कैसे बताया है कि हम अपनी भाषा को आधुनिक इस प्रकार बना सकते हैं। भाषा को आधुनिक बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, क्या करना होगा। लेखक कह रहा कि किसी भी क्षेत्र में रमणीयता लाने के लिए, अर्थात सुंदरता लाने के लिए नित्य नूतनता माने हमेशा प्रतिदिन नूतनता माने नवीनता, नयापन की आवश्यकता है। नित्य नूतनता, नयापन लाने की जरूरत है, और इसी को दृष्टि में रखते हुए लेखक ने कहा कि रमणीयता और नित्य नूतनता एक दूसरे पर आश्रित हैं, अर्थात एक दूसरे के पूरक हैं। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक माने सर्जन करने वाला, सृजन करने वाला, बनाने वाला, नित्य किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है, और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः वह जनता व समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होती, वह जनता और समाज के द्वारा मान्य नहीं होती।
सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे नहीं बढ़ पाता है, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्राय असमर्थ रह जाती है। अब आइए बच्चों, इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। लेखक ने भाषा और आधुनिकता के संदर्भ में इस तथ्य पर बल दिया है कि जिस प्रकार सौंदर्य में नवीनता होनी चाहिए, उसी प्रकार भाषा में भी नवीनता आती रहनी चाहिए। जैसे बच्चों, हम एक छोटा सा उदाहरण ऐसे ही ले लें, अपने घर का ले लें या अपने का ही ले लें कि हम अपने घर को सजाते रहते हैं। आज हमने घर में कुछ लगाया, कल कुछ लगाया। अक्सर हम परिवर्तन करते रहते हैं, क्योंकि हमारा घर, हमारा कमरा जो है वह देखने में बहुत सुंदर लगे। हम अपने आप को भी कहीं जाते हैं, शादी पार्टी या कहीं भी जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम ये कपड़ा पहने, ऐसा जेवर पहने, ये चीज़ करें, अपने चेहरे पर ये लगाएं कि हम देखने में सुंदर लगे। माने प्रतिदिन हमारे अंदर ये बात आती है, कहीं हमको जाना होता है कि हम आज देखने में बहुत सुंदर लगे। तो इसीलिए लेखक कह रहा है कि जिस प्रकार से सौंदर्य में नवीनता होनी चाहिए, माने हम अपने सौंदर्य में हमेशा कुछ नयापन लाने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार हमें भाषा में भी नवीनता लानी होगी। तभी हमारी भाषा अच्छी होगी, तभी हम भाषा और आधुनिकता निबंध को अच्छे से उसको भाषा और आधुनिकता निबंध को आगे बढ़ा सकेंगे। भाषा की नवीनता ही उसकी सुंदरता और रमणीयता का प्रतीक है। हम भाषा में नवीनता तभी मान सकते हैं कि हमारी भाषा में नवीनता आई, हमारी भाषा में परिवर्तन आया है, कि उसकी सुंदरता और रमणीयता उसका प्रतीक है, द्योतक है। जो वस्तु रमणीय होगी, रमणीय माने सुंदर होगी, वह नवीन भी होगी। जैसे आप देखिए, फैशन किसी भी चीज़ का आता है तो आज कुछ रहता है, कल कुछ रहता है, बदलता रहता है। तो हमेशा हम कहते हैं ये इससे सुंदर है, ये इससे सुंदर है। तो इसलिए लेखक कह रहा है कि जो वस्तु रमणीय होगी, जो वस्तु सुंदर होगी, वह नवीन भी होगी, उसमें नयापन भी होगा। और जो नवीन होगी, माने जो नया होगा, उसमें रमणीयता होगी, उसमें सुंदरता होगी। इस प्रकार नवीनता और रमणीयता एक दूसरे के पूरक है, या आप कह लीजिए कि एक दूसरे पर आश्रित है। लेखक ने कहा है कि यह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्या क्या? नवीनता और रमणीयता। इस प्रकार से लेखक कह रहा है कि बिना रमणीयता के कोई भी वस्तु महत्वपूर्ण नहीं होती। जैसे आप बाजार में जाइए, कोई भी चीज़ लीजिए, वही चीज़ कोई एक वस्तु देखिए दो तरह से रखी है, एक तो पुरानी ही है और दूसरे में परिवर्तन हुआ वही चीज़ है, लेकिन दूसरे में परिवर्तन हुआ है, वह उसमें नवीनता आई है, वह देखने में सुंदर लग रहा है। तो लेखक कह रहा है कि उन दोनों वस्तुओं में जिसमें नवीनता आई है वह अधिक महत्वपूर्ण होगी। इसी प्रकार लेखक ने भाषा को भी कहा है कि यदि इसमें नवीनता आएगी तो वह महत्वपूर्ण होगी। उसको लेखक कह रहा है कि इसी प्रकार किसी भी कलाकार को या किसी भी कलाकार की रचना में व्याप्त नवीनता ही उसकी मौलिकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। जैसे कोई कलाकार अपनी रचना को करता है और उसमें नवीनता आती है, वह नयापन उसमें दिखाई देता है, तो वह उसकी मौलिकता का सबसे बड़ा प्रमाण हो सकता है। इस नवीनता के होने पर ही
जो हम उसमें परिवर्तन कर रहे हैं, नयापन ला रहे हैं, उसके होने पर ही समाज उस रचना के प्रति आकर्षित होता है। जनता उस रचना के प्रति आकर्षित होती है। क्यों? क्योंकि उसमें नवीनता आई है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर पढ़ा कि सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे नहीं बढ़ पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों पर परंपरागत लेख पर चलने से हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाता, या परंपरागत लेख पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्राय असमर्थ रह जाती है। तो लेखक कह रहा कि जिस प्रकार से पिछड़ी हुई रूढ़ियों से ग्रस्त समाज, माने जो हमारे समाज में अत्यंत बहुत ज़्यादा अंधविश्वास भरे हैं, रूढ़ियाँ हैं, उससे ग्रस्त समाज प्रगति नहीं कर पाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। उसी प्रकार पुरानी रीतियों, परंपराओं और शैलियों से जकड़ी हुई भाषा भी समाज में आदर प्राप्त नहीं कर पाती है। उस भाषा को समाज में सम्मान नहीं मिलता है। इसलिए लेखक का कहने का तात्पर्य है कि हमें भाषा में नवीनता लाना होगा। इस प्रकार से बच्चों, लेखक का कहने का तात्पर्य है कि जब भाषा समाज में आदर नहीं प्राप्त कर पाएगी तो उस युग के अनुरूप जन चेतना उत्पन्न करने में हम असमर्थ रहेंगे, या उस युग के अनुरूप जन चेतना माने लोगों के अंदर उस भाषा के प्रति चेतना उत्पन्न करने में हम बिल्कुल असमर्थ हो जाएंगे। और नवीन अर्थात नया या नए विचारों एवं वैज्ञानिकता से परिपूर्ण भाषा ही समाज में अपनी पहचान बना पाती है और समाज में उसको आदर मिलता है, उसको सम्मान मिलता है। इस प्रकार लेखक का कहने का तात्पर्य है कि समय की मान्यताओं के अनुसार, समय के अनुसार शब्दावली एवं शैली को स्वीकार करने वाली भाषा ही सुंदर हो सकती है। इसलिए हमें भाषा को आगे बढ़ाने के लिए भाषा में नए नए शब्दों, वैज्ञानिक शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक है। इस प्रकार से लेखक ने भाषा और आधुनिकता के बारे में अपने विचारों को व्यक्त किया है। वह कह रहा है कि भाषा की साधारण इकाई शब्द है, माने हम अपने भाषा को शब्दों के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं। चाहे हम हिंदी बोले, इंग्लिश बोले, बंगाली बोले, लेकिन बोलेंगे तो क्या, शब्दों के माध्यम से ही हम अपनी भाषा को व्यक्त करेंगे। लेखक कह रहा है कि शब्द के अभाव में, माने शब्द की कमी में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है, भाषा का अस्तित्व ही कठिन है। यदि भाषा की विकसनशीलता शुरू होती है, माने उसकी विकासशीलता, वह विकसित होता है, आगे बढ़ता है, तो किसके स्तर पर, शब्दों के स्तर पर ही हम शब्दों के माध्यम से ही भाषा को आगे बढ़ा सकते हैं। लेखक कह रहा है कि दैनिक माने दिनों दिन, दिन प्रतिदिन सामाजिक व्यवहारों में, माने हम आप एक दूसरे से जो व्यवहार बातचीत होता है, सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का, हम कई ऐसे नए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे नए शब्दों का प्रयोग करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए जाते हैं। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी, माने जो हम नए शब्दों का प्रयोग करते हैं, नए शब्दों को बनाते हैं, उसका गठन भी भले ही काम चलाऊ माध्यम से प्रयुक्त हो, भले ही हम काम चलाऊ माध्यम से उसको प्रयोग करते हैं, लेकिन साहित्यिक दायरे में, माने हिंदी के साहित्यिक दायरे में वह कदापि ग्रहणीय नहीं है, कदापि ग्रहण करने योग्य नहीं है। हम बातचीत या व्यवहार में भले ही उस भाषा का प्रयोग करते हैं,
लेखक का कहने का तात्पर्य है कि यदि ग्रहण करना पड़े, माने जो हम अपने बोलचाल में जिन शब्दों का भाषा का प्रयोग करते हैं, यदि उसको ग्रहण करना पड़े तो भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता उसमें प्रदान करनी पड़ती है। और लेखक का कहने का तात्पर्य है कि उस साहित्यिक शुद्धता की यहाँ उसको प्रयत्न करने की आवश्यकता प्रतीत होती है, आवश्यकता दिखाई देती है, तभी हम उन नए शब्दों का प्रयोग हिंदी साहित्य में उनका प्रयोग कर सकते हैं और साहित्यिक दायरे में उनको ग्रहण किया जा सकता है। धन्यवाद बच्चों। ये अभी ये अध्याय पूरा नहीं हुआ है, आगे मैं कल फिर पढ़ाऊँगी।